वित्तीय संकट में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइंस ने ऑपरेशन से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए 9 मई 2023 तक सभी फ्लाइटें रद्द करने की घोषणा की है। वहीं 15 मई तक कंपनी ने टिकट बुकिंग पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा एयरलाइन यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने या भविष्य में यात्रा के लिए उनके इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार कर रही है। दरअसल एयरलाइन द्वारा 3 मई से 3 दिन के लिए अपनी फ्लाइट्स निलंबित करने के फैसले के बाद डीजीसीए ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ऐसे में गो फर्स्ट के जवाब के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन से मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा में टिकट का पैसा लौटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीएलटी ने गो फर्स्ट एयरलाइंस की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एनसीएलटी ने यह भी सवाल किया कि अगर इंजन की दिक्कत से कंपनी के आधे विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं तो ये खतरा कंपनी के उन विमानों के ऊपर भी है जो फिलहाल उड़ान भरने के लायक हैं। बता दें कि हाल ही में गो फर्स्ट एयरलाइंस ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी के पास आवेदन किया था। गो फर्स्ट ने प्रैट एंड विटनी नामक कंपनी पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि कंपनी के विमानों के इंजन की सप्लाई समय पर नहीं किए जाने के चलते 50% विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिसके चलते 3 मई से ही एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मई को लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, मैस्कॉट और एंथम का शुभारंभ किया। ऐसे में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लॉन्च के इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। वहीं लॉन्च कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि कभी उत्तर प्रदेश को दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को दंगल के लिए जाना जाएगा, जो पहलवान आकर करेंगे। जिस तरह से यहां पर योगी जी की सरकार ने खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया, आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम किया है और अब मेजबानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की उत्तर प्रदेश को मिली है, मैं कह सकता हूं मित्रों वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के किसी भी कोने में मेडल भारत जीता करेगा, हमारा तिरंगा लहराया जाएगा, भारत के राष्ट्रीय धुन बजा करेगी, तो उत्तर प्रदेश का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 23 मई से 3 जून तक होगा और उद्घाटन समारोह 25 मई को लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में होने वाला है। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर के शहरों में 12 दिवसीय खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसमें देश भर के 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों से एथलीटों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। वहीं इस संस्करण में 21 खेलों को शामिल किया गया है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़काने के बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने गंभीर स्थिति में देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। इस बीच भारतीय सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और सेना की ओर से कहा गया है कि इम्फाल और चुराचांदपुर क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में मणिपुर के सीएम एन बीरेन ने वीडियो जारी कर लोगों से शांति और सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की थी। We are committed to protect the life and property of our peoples. Long-term grievances of communities will also be suitably addressed in due course in consultation with the peoples and their representative organization. Manipur is a state in which we have all coexisted for centuries. We should not allow the culture of communal harmony between the people living in the state to be disturbed by vested interests. In this hour, I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. I urge you not to believe in rumors and unverified messages.
उधर मणिपुर में 3 मई से भड़की हिंसा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। That is a serious concern, but this also shows the misplaced priorities of the government and the Prime Minister particularly at a time when Manipur is literally burning. There are shoot at sight orders in Manipur. Clashes have claimed several lives. We don't know the exact number, but we are told that the number is way higher than what was reported. And the Prime Minister has all the time in the world to have a 9-hour road show. Now I am told he is dividing it into 2 parts, but he is focused completely on electioneering, because that's the only thing he understands, he knows. He just has nothing to do with governance. Look at the Home Minister, look at the Prime Minister. इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर, और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है। सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया है शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। ये 2023 का भारत है, जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। आपको बता दें कि मणिपुर में आदिवासी और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है, और 3 मई की रात को इस तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया था, और इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रातों रात सेना और असम राइफल्स के कई दलों को फौरन तैनात किया गया। इस हिंसा के कारण 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। मुंबई में हुई एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक में पवार के इस्तीफे को नामंजूर किया गया है। एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है। मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने बताया कि शरद पवार के पास इस्तीफा वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। पूरे देश के लोग चाहते हैं, सिर्फ राष्ट्रवादी के नहीं बल्कि बाहर के पार्टी, अलग अलग पार्टियां जो है वो आज विपक्ष में काम करते हैं, तो सारे पार्टियों के नेताओं का भी आग्रह है कि इस समय पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसके पहले ऐसा कोई निर्णय वो नहीं ले सकते, और यही रिजर्वेशन हमने किया। तो उधर एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने इस्तीफा के पीछे का कारण के बारे में सवाल उठाया। लोक माझा सांगाती या पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळेस स्वतःहून इच्छा व्यक्त केली की मी आता निवृत्त घेतो आहे, आणि त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचं मनोदय व्यक्त केलं। त्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर कार्यकर्त्यांमध्ये आणि राजकारणामध्ये उलथापालथ झाली। माननीय शरद पवार म्हणजे एक असं व्यक्तिमत्व आहे की ज्या व्यक्तिमत्वाचं गूढ अजूनही अनेकांना उकलता आलं नाही, समजलंही नाही, आणि आता नेमकं माननीय पवार साहेबांनी हा राजीनामा कशासाठी दिला, कोणता हेतू त्याच्या मागे आहे, त्याचे पुढचे परिणाम काय होतील, काय आहे, ह्या आस्ताने मला सांगता येणार नाही। बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी की कार्यकर्ताओं में इस्तीफे के ऐलान के बाद भारी निराशा देखने को मिली। यहां तक कि कोर कमेटी की बैठक के दौरान एक कार्यकर्ता ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश भी की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5 मई को पणजी में विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद की बैठक को संबोधित किया, और इस एससीओ समिट में एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया।
विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, चीन समेत सभी एससीओ सदस्य देशों के सामने साफ कर दिया कि भारत सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर आतंकवाद से लड़ना होगा। The menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, आतंकवाद का खतरा बेरोक-टोक जारी था। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल था। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। Excellencies, the collective security of our peoples is our joint responsibility. Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. When I speak on this topic, I do so not only as the Foreign Minister of Pakistan, whose people have suffered the most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री चिन गोंग और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत की ओर से यह साफ कर दिया जा चुका है कि एससीओ समिट के इतर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। आपको बता दें, पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री की 12 साल में ये पहली भारत यात्रा है। इससे पहले हिना रब्बानी जुलाई 2011 में शांति वार्ता के लिए भारत दौरे पर आई थी। Well, I can never miss an update.